वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा सारे लेक्चर्स, कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लेके आए कि हमें ये लेक्चर अच्छे से करना है। बस 1 घंटे की बात है और ये थॉट रखो कि इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। हर एक लेक्चर में आप कुछ नया सीखते हो, तो जो भी इस 1 घंटे में मैं जो भी सीखने वाला हूँ या सीखने वाली हूँ, मुझे उसको प्रॉपरली सीखना है, अच्छे से सीखना है कि लेक्चर देखा, प्रॉपर नोट्स बनाए और सब कुछ हमें आना चाहिए। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लो। तो एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा थॉट लेकर के कि हमें कुछ सीखना है। अभी एग्जाम को छोड़ो, हम लोग तो पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए ही, लेकिन अभी ये सोचो कि अभी इस घंटे में, इस 1 घंटे में तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा सीखना ही है। जो कुछ बताया जा रहा है सारा कुछ सीखना है। तो उस पॉजिटिव थॉट को लेकर के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सारे लेक्चर्स के लिए एप्लीकेबल है ये। कोई भी चीज जब पढ़ रहे हो तो फुल उसमें कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। सो करके, लेट करके या ऐसे आलसी टाइप से नहीं देखना है, अच्छे से देखना है। तो क्या आप लोग सब लोग आर यू रेडी गाइस? तो हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम पे प्रॉब्लम्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में न्यूटन लॉज को, न्यूटन्स के जो लॉज थे उसको हमने देखा था। और उसमें हम लोगों ने, पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने एफबीडी बनाया था कि कैसे हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। इक्विलिब्रियम ये क्या है भाई? ये है कि जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जिस मोशन में था उसी मोशन में रहे। ठीक, तो यहाँ तो हम लोग अभी सारी चीजें जो पढ़ेंगे वो रेस्ट वाली होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कहीं पे कोई बॉक्स है वो लटका हुआ है, ठीक है, कभी एक रस्सी से लटका हुआ है, कभी 2 रस्सी से लटका हुआ है। इस तरीके के प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। कोई बॉक्स है जो टेबल पे फिक्स रखा हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम करेंगे जिसमें अभी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है और वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें फोर्स क्या लगाया हमने, 0। तो इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, उस पे अलग अलग फोर्स लग रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, उस पे ग्रेविटेशन लग रहा होगा, उस पे टेंशन लग रहा होगा, उस पे नॉर्मल लग रहा होगा, बट नेट फोर्स, इफ यू आर एडिंग ऑल द फोर्सेस, तो नेट फोर्स क्या आएगा, F ग्रेविटेशन प्लस F ड्यू टू नॉर्मल प्लस F ड्यू टू टेंशन, सब मिला करके क्या आएगा हमारे पास, 0। और अगर ऐसी सिचुएशन है then acceleration is going to be 0, and if acceleration is 0 then object is in equilibrium। क्लियर है ये चीज? सो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, देन वी हैव टू फाइंड आउट कि भाई नॉर्मल क्या है। अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे। इफ देयर इज नो फोर्स, नो फोर्स एट ऑल, ना ही ग्रेविटी है, ना ही नॉर्मल है, ना ही टेंशन है, नथिंग इज देयर, तब तो सारे के सारे फोर्सेस 0। बट वी नो कि अर्थ पे जब हम हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है। और अगर इफ अ ब्लॉक और अ बुक और अ बॉक्स इज केप्ट ऑन अ टेबल और वो नीचे नहीं जा रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है, इट मीन्स उस पे ग्रेविटेशन फोर्स तो लग रहा है, साथ साथ कोई और फोर्स भी लग रहा है। क्लियर है ये चीज? जैसे हमने टेबल पे एक बुक को रख दिया तो व्हाई इट इज नॉट गोइंग डाउन, बिकॉज नॉर्मल इज एक्टिंग ऑन दैट ब्लॉक। ठीक है, mg लगा और यहाँ से नॉर्मल लगा। अगर हमने, जैसे यहाँ मैंने एक बॉक्स को क्या किया, रस्सी से लटका दिया, ऐसे तो घर में बहुत सारी चीजें लटकी रहती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये ऐसा लटका हुआ है, इट इज नॉट गोइंग डाउन। क्यों नहीं जा रहा है, सोचो क्यों नहीं जा रहा है? इस पे नीचे लग रहा है mg, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा है, इट मीन्स यहाँ से क्या लग रहा होगा, इस रस्सी की वजह से क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। और इसमें हम चीजें आगे पढ़ेंगे, जैसे हमने कोई बहुत बड़े ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है, 2-3 kg मास के ऑब्जेक्ट को, इफ यू आर ट्राइंग टू हैंग दैट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, वेरी वीक थ्रेड, तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो उसमें क्या होता है, वो उस उतने टेंशन को, यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा विच विल ट्राई कि ये ऑब्जेक्ट फॉल ना करे, नीचे ना गिरे। और अगर वो टेंशन ज्यादा हो जाता है तो रस्सी टूट जाती है ना। आप एक 2 किलो के मास को, 2 किलो के ऑब्जेक्ट को आप क्या उस पतली सी रस्सी से बांध के रख सकते हो, क्या लटका के रख सकते हो? नहीं, वो टूट जाती है। तो क्यों टूट जाती है? क्योंकि उसमें टेंशन वाला जो फोर्स था वो बहुत ज्यादा हो गया। उसमें जो पुलिंग फोर्स था, टेंशन कब आती है, जब हर मॉलिक्यूल, उस रोप में हर मॉलिक्यूल अपने पास वाले मॉलिक्यूल को खींच रहा होता है, ठीक है, और वो जब टेंशन बहुत बढ़ जाएगा तो क्या हो जाता है, वो रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, तो वो सब तो हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, वो जस्ट हम लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैंने बताया। अब यहाँ पे क्या करना है, इन ऑल दी क्वेश्चंस, इसको लिख लो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, सिग्मा एफ, फोर्स इन ऑल दी डायरेक्शंस क्या होगा, 0। किसी भी डायरेक्शन में देखो फोर्स विल बी 0। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स हुआ तो क्या होगा, दैट ऑब्जेक्ट विल मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। इफ देयर इज अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, देन ऑब्जेक्ट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में इधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में तो इधर मूव करेगा। एंड इफ फोर्स इन ऑल द डायरेक्शंस इज 0, देन ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू मूव, क्योंकि पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में रहेगा इफ फोर्स इज नॉट एक्टिंग।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कंडीशन लिख लेंगे, इफ सिग्मा एफ इज 0 देन एक्सेलरेशन इज 0, और अगर सिग्मा एफ इज नॉट 0 देन एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये तो आपको पहले ही बताया था, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो आप फिर से अगेन किसकी बात करोगे, नेट फोर्स। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होता है, ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं, तो नेट फोर्स हमें देखना है। नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, इफ नेट फोर्स इज 0 देन ma इज 0, इट मींस a इज गोइंग टू बी 0। तो यहाँ पे इन सारे केसेस में, जैसे इसमें एक रोप है तो फाइंड आउट टेंशन इन दिस, इसमें दो रोप हैं, दो रस्सियों की हेल्प से you have kept this object in equilibrium, तो find out tension in this rope, tension in this rope, वैसे ही हमें सब में करना है। इसके बाद ये प्रॉब्लम्स करने के बाद हम और प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो पहले इतनी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास कि भाई यहाँ पे जहां भी मैंने m लिखा है वो m भी हमें 10 ही लेना है। अभी मान लो कि सारे मासे जो हम यूज करें 10 kg के हैं। सो अब अगर इस ऑब्जेक्ट को आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, इस पे दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। दो तीन फोर्स अगर लग रहे हैं तो उन सबका सम क्या होना चाहिए, इट शुड बी 0, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स 0 मतलब इन ऑल द डायरेक्शंस, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देख लो, जैसे हमारे पास क्या होता है जब हम लोग 2D में चीजें पढ़ने लगते हैं तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डायरेक्शंस में तोड़ के, ठीक, x y में तोड़ करके हम स्टडी करते हैं। तो अगर नेट फोर्स 0 मतलब x में भी फोर्स 0, y में भी फोर्स 0, z में भी फोर्स 0, कोई भी डायरेक्शन अगर आप लो उसमें फोर्स 0। तो यहाँ पे भी क्या है, इस पे हमें दिख रहा है फोर्स कि mg तो इस पे लगेगा ही, कितना लगेगा, mg इज इक्वल टू m कितना है 10, g कितना है 10, ये हो गया 100 न्यूटन, ठीक है। 100 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अब ये नीचे नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है मतलब क्या होगा, इस पे हमने देखा कि फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था, कितना 100 न्यूटन, बट इफ इट इज नॉट गोइंग डाउनवर्ड इट मींस इट इज एट रेस्ट। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अगर इस डायरेक्शन में एक फोर्स है तो उसको 0 करने के लिए आपको किस डायरेक्शन में फोर्स रखना पड़ेगा, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। कितना रखना पड़ेगा, इक्वल टू दैट मैग्नीट्यूड। इधर अगर 100 न्यूटन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेंशन क्या लगता है, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी, कितना होना चाहिए, टेंशन इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अगर आप इसका एफबीडी बना दो कैसा बनेगा, दिस इज 10 kg ऑब्जेक्ट जिसपे नीचे लग रहा है mg विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है, एंड ऊपर लग रहा है टेंशन, ठीक है, जो कि हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। अब हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 0। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन और फोर्स को कैसे रिलेट करते हैं हम लिखते हैं F net इज इक्वल टू ma, ठीक है। नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा, अब देख लो किसी भी एक साइड लिख लो, नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा, किसी एक तरफ पॉजिटिव, मैंने यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव लिया या फिर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे कितना है 100 और ऊपर कितना है t, नीचे पॉजिटिव लिया था ऊपर नेगेटिव लिया था, इसलिए क्या आ गया 100 माइनस टी इज इक्वल टू मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज 0। तो यहाँ से हमारे पास टेंशन इज इक्वल टू कितना आ गया, टेंशन विल बी 100 न्यूटन, ठीक। तो ये तो मैंने फॉर्मूले से बताया, लेकिन आप डायरेक्टली आप बोल सकते हो ना कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम देन नेट फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड नेट फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन विल बी 0। नेट फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसमें तो क्या है, इधर भी 0 इधर भी 0, बात ही खत्म, कोई फोर्स ही नहीं है इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या इस पे, नो, देयर इज नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। y में था mg और टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ mg यहाँ पे कौन सा फोर्स आया, टेंशन आया। अगर इस रस्सी को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, बिकॉज नाउ ऑब्जेक्ट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब सिर्फ क्या होगा, जैसे ही आपने रस्सी को कट किया टेंशन गायब, टेंशन गायब मींस देयर इज ओनली वन फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो अपनी तरफ उसको लेके जाएगा विद एक्सेलरेशन g। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोप है, इसने क्या किया, टेंशन प्रोवाइड किया एंड इसने mg के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। सो mg इज इक्वल टू t व्हिच इज इक्वल टू 100 न्यूटन। आई होप ये क्लियर है सबको। इसके बाद ये देखते हैं, ये तो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर इसको लिख लिया है तो इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके लिए आपको क्या होगा, ज्यादा जगह चाहिए होगी। अब यहाँ पे क्या है, जैसे अगेन ये 10 kg है तो इस पे यहाँ नीचे क्या लग रहा होगा, 100 न्यूटन विच इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाओ एंड अगेन यू कैन कंसिडर दिस एज
पॉइंट मास तो मैंने एफबीडी बनाया क्योंकि मुझे वेक्टर से डील करना है, तो मैंने इसका एफबीडी बनाया। भाई नीचे लग रहा है mg, ओके। एक टेंशन लगेगा यहाँ पे, लगेगा। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी, टेंशन इज अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्लियर। तो मैंने क्या किया, मैं इसका एफबीडी बना रही हूँ ना, तो इससे क्या होगा, अवे फ्रॉम बॉडी एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये है तो इसके अलोंग लगेगा, तो इसको मैंने बोल दिया T1 और दूसरा टेंशन यहाँ पे लगेगा, इसको मैंने बोल दिया T2। अब यहाँ पे क्या है कि दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर। इन दोनों को सॉल्व करोगे, आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है T1 ये T2, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कुछ यहाँ वेक्टर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट शुड बी इक्वल टू mg, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो। अब यहाँ पे क्या होगा, T1 T2 आपको दोनों नहीं पता, फिर उसको आप अगर सॉल्व करोगे यूजिंग वेक्टर एडिशन तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिजॉल्व द वेक्टर्स इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ले लो और उसमें रिजॉल्व करो। तो यहाँ पे हमारा क्या है, दिस इज y एंड दिस इज x। तो मैंने क्या किया, मैं ये बोल रही हूँ कि इफ सिग्मा f इज 0 मतलब एक्सेलरेशन इज 0, और अगर एक्सेलरेशन इज 0 इट मींस सिग्मा f 0, सिग्मा f 0 मतलब f in x 0, f in y 0, f in z 0। अगर आप इसको लिखो तो fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप लिख सकते हो। तो अगर सिग्मा f 0 मतलब fx 0, fy 0, fz 0 मतलब फोर्स इन x डायरेक्शन, फोर्स इन y डायरेक्शन, फोर्स इन z डायरेक्शन 0। अगर इसको मैं क्या करूंगी, इफ आई रिजॉल्व दिस इन x एंड y, तो मुझे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आपको कंपोनेंट्स लेने आते हैं। इफ यू नो द एंगल, आपके पास एक वेक्टर है और इस कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आपके पास है, ठीक है, जैसे ये आपका डायरेक्शन हो गया, ये आपका एक वेक्टर हो गया a, और इसका यहाँ पे अगर आपको एंगल पता है, देन यू कैन फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। क्या आता है वो आता है आपका a cos थीटा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इसके लिए उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, भाई आपके पास है टेंशन इन दिस डायरेक्शन, टेंशन इन दिस डायरेक्शन एंड mg इन y डायरेक्शन, नेगेटिव y डायरेक्शन। अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव लिया तो अभी आप क्या करोगे, टेक दी कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन इन x डायरेक्शन। ये इसका कंपोनेंट x में ले सकते हो, y में ले सकते हो, इसका कंपोनेंट x में ले सकते हो, y में ले सकते हो, क्लियर है ये चीज। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिग्मा fx all sum of all the forces in x direction equals to 0, sum of all the forces in y direction is equal to 0, ठीक है। तो ये हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, टेंशन नॉर्मल, टेंशन और mg ये सब कहाँ है, सिर्फ x, यहाँ पे क्या आएगा, इसका कुछ x कंपोनेंट आएगा, कुछ y कंपोनेंट आएगा, z वाली बात ही नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बनाया कि इधर लग रहा है नीचे mg, बस मैं वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ कि इस पे क्या हो रहे हैं, इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, 10 kg मास पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसको पॉइंट मास माना, एक लग रहा है नीचे, जैसा वेक्टर है एकदम वैसा बनाना है हमें, ठीक है, वेक्टर जैसा है वैसा बनाना है। दूसरा टेंशन कुछ ऐसे लग रहा है T1। अब देखो T1 x के साथ या y के साथ क्या एंगल बना रहा है, क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, क्या आप ये बता सकते हो कि व्हाट इज द एंगल T1 मेकिंग विथ x और y, जो भी आपकी मर्जी। हाँ भाई बिल्कुल बता सकते हैं, ये रहा आपका x, ठीक है। तो अगर इफ दिस इज 60 देन दिस एंगल विल बी हाउ मच, 60, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये देखो, तो ये 60 तो ये भी 60, इसका मतलब ये रहा टेंशन और ये रहा x। T1 is making 60 degree with x, T1 is making 60 degree with x, 60 degree with x, ये रहा आपका T1। और ये क्या होगा, if this is 30 then this will be 30, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो क्या आ जाएगा, ये रहा आपका x, नेगेटिव x के साथ कितना बना रहा है ये 30 डिग्री, ये रहा आपका T2। अब क्या करो, इसका x में कंपोनेंट लो, इसका x में कंपोनेंट लो, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्लियर है। जो x में कंपोनेंट है हमको क्या करना है, भाई इस साइड x में आई एम हियर, मेरे ऊपर y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, और अगर इफ आई एम नॉट मूविंग तो ऊपर जितना लग रहा है उतना ही नीचे लगना चाहिए। x में अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और अगर मेरा एक्सेलरेशन 0 है, x में अगर मेरे ऊपर 2-3 फोर्सेस लग रहे हैं, जो जितने इधर फोर्सेस हैं उतने इधर फोर्सेस होने चाहिए, तभी क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी 0। तो नेट फोर्स इन y एंड नेट फोर्स इन x शुड बी 0।
अब यहाँ पे देख लो कि नेट फोर्स इन एक्स क्या है, नेट फोर्स इन एक्स। तो क्या करेंगे हम, भाई ये कहाँ लग रहा है, इसका ये जो फोर्स है वो ना एक्स में लग रहा है ना वाई में लग रहा है, कहीं बीच में लग रहा है, मतलब इट विल हैव सम कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन। तो कैसे निकालोगे, ये क्या हो जाएगा, दिस इज वेक्टर जो कि x के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो कंपोनेंट क्या आएगा, t1 cos 60 डिग्री आएगा, यही ऐसे कंपोनेंट निकालते हैं। y में क्या आ जाएगा, x में कंपोनेंट आ गया t1 cos 60 डिग्री, y में क्या आएगा t1 sin 60 डिग्री। कोई डाउट है इसमें? तो अब यहाँ पे इसका हमने कंपोनेंट ले लिया, x में कितना आया t1 cos 60 डिग्री, y में कितना आया t1 sin 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, t1 भाई इधर लग रहा है, लेकिन अगर उसको हम इफेक्ट देखें तो x में क्या है t1 cos 60 डिग्री के बराबर और y में क्या है t1 sin 60 डिग्री के बराबर। क्लियर? वैसे इसके कंपोनेंट्स लो, इधर कितना आ जाएगा t1 cos 30 डिग्री और यहाँ पे आएगा t2। ठीक है, ये इतना एक्सप्लेन सिर्फ इसी में कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसी चीज को इसमें जो भी एक्सप्लेन किया उसी को सब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बार बार सेम चीज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसके कंपोनेंट लिया आपने x में और y में, तो t1 cos 60 डिग्री, t1 sin 60 डिग्री, t2 cos 30 डिग्री, ये क्या है विथ दिस लाइन, ये वेक्टर कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो t2 cos 30 डिग्री एंड t2 sin 30 डिग्री। क्लियर है ये चीज, t2 cos 30, t2 sin 30। अब यहाँ पे देखो नेट फोर्स इन x कितना हो गया, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव लिया है इधर नेगेटिव लिया है, तो x में क्या है, इस साइड लग रहा है t1 cos 60, नेट फोर्स इन x 0 होना चाहिए बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0, t1 cos 60 डिग्री किधर लग रहा है ये इस साइड, तो पॉजिटिव आएगा, t2 cos 30 डिग्री, तो ये ऑपोजिट साइड लग रहा है, तो क्या आ जाएगा -t2 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये तो हमने लिख दिया f इज इक्वल टू ma से सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, तो हमने x में नेट फोर्सेस लिखा t1 cos 60 डिग्री माइनस t2 cos 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आया इज इक्वल टू 0। दूसरी चीज आप कैसे बोल सकते हो, भाई यहाँ पे x में ओनली 2 फोर्सेस आर देयर, हमारे पास 3 फोर्स हैं mg, t1 एंड t2। अब इफ यू आर सीइंग इन x डायरेक्शन देयर आर ओनली 2 फोर्सेस, एक लग रहा है इधर t1 cos 60 डिग्री, दूसरा लग रहा है t2 cos 30 डिग्री इधर। इफ ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम देन दीस बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल, तभी क्या होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर आप इसको देखो, इसको इधर लेके जाओ तो क्या आएगा यहाँ से t1 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू t2 cos 30 डिग्री, सीधी सी बात है। द फोर्सेस, इफ देयर आर ओनली 2 फोर्सेस इन x डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दोनों फोर्सेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, यही होगा ना। अगर इधर F1 लग रहा है इधर F2 लग रहा है एंड बोथ आर because of both the forces there is no acceleration, then F1 is going to be equal to F2 and their directions are going to be opposite, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा एंड एक्सेलरेशन 0 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इधर का जो भी फोर्स था that is equal to इधर का फोर्स। Now you can calculate the values, तो यहाँ पे क्या आएगा t1 cos 60 is half is equal to t2 cos 30 is √3/2, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आई t1 is equal to √3 t2। ठीक, आपके पास 2 वेरिएबल है, यू नीड 2 इक्वेशंस टू सॉल्व द वेरिएबल्स, t1 एंड t2 आपके पास वेरिएबल्स है ना। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, दूसरा इक्वेशन आएगा आपका, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, दूसरा आएगा सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन 0 कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन 0 करेंगे। तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन क्या है, इधर मैंने पॉजिटिव लिया इधर नेगेटिव लिया, तो यहाँ पे अगेन मास इज हमारा 10 kg, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। mg कितना होगा, इफ मास इज 10 kg देन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 10 × 10 100 न्यूटन। तो अब यहाँ पे क्या करो, नेट फोर्स इन y, तो यहाँ पॉजिटिव में देखो कि क्या क्या लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट आया एंड इसका एक कंपोनेंट आया, 2 कंपोनेंट्स ऑफ t1 एंड t2। सो क्या क्या आया वैल्यूज, t1 sin 60 एंड t2 sin 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल फोर्स इन पॉजिटिव y इज t1 sin 60 प्लस t2 sin 30। ठीक, उसके बाद नेगेटिव y में कितना है -100 न्यूटन इज इक्वल टू 0। यही किया हमने, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन हमने ऐड किया।
डायरेक्शन नेट फोर्स इन y हमने ऐड किया, y में आप जो प्लस साइड लग रहे हैं फोर्सेस उसको प्लस में लोगे, माइनस साइड जो लग रहे हैं फोर्सेस उसमें माइनस लोगे। सो ऊपर क्या आ जाएगा, T1 sin 60 plus T2 sin 30 minus 100 because these two forces are acting in positive y direction, this force is acting in negative y direction। तो आपके पास आ गया ये चीज, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। T1 sin 60 √3/2 T1 plus 1/2 T2 is minus 100 is equal to 0। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे। T1 is equal to √3 T2, कहाँ सॉल्व किया जाए, T1 is equal to √3 T2, √3/2 T1 is √3 T2 plus half T2 minus 100 is equal to 0। क्या किया, ये √3 हो गया 3, 3/2 plus 1/2 4/2, 3/2 plus 1/2 into T2 है ना, तो 4/2 ये हो गया 2 T2 is equal to, इसको इधर लेके चले जाओ 100, T2 is equal to कितना आ गया हमारे पास 50 न्यूटन एंड T1 is equal to आया 50 √3 न्यूटन। क्लियर है ये चीज, T2 आया 50 न्यूटन एंड T1 आया 50 √3 न्यूटन, यहाँ पे पुट कर दो। क्लियर है सबको, ये नोट कर लो। इसके बाद इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, इसमें जैसे ये तो मैंने कर दिया, नेक्स्ट पे अभी हम मूव नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका, इसको क्या करो, ये मैंने पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे हम लोग, आपके पास डायग्राम आएगा तो डायरेक्टली अब कैसे लिखना है। यहाँ पे fx is equal to 0, fy is equal to 0 सब करके बता दिया। अब इसको फिर से देखते हैं, इतना नोट कर लो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या है, अब मेरे पास ये डायग्राम है, ये डायग्राम है मेरे पास, ठीक है। आपको ऐसा गिवन है, ये 10 kg है, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ठीक। तो बस क्या करना है, ऑल दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, उनको सबको ऐड करो, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव लो, नेगेटिव साइड में नेगेटिव लो, इक्वल टू 0। ऑल दी फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव साइड के पॉजिटिव, नेगेटिव साइड के नेगेटिव, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस इज, मैंने मान लिया दिस इज T1, दिस इज T2। एक्स में क्या आएगा, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। एक्स में क्या आएगा T1 cos 30, इसका एक्स में क्या आएगा T2 cos 60, ठीक है। T1 cos 30 is equal to T2 cos 60, और y में क्या आएगा T1 sin 30 plus T2 sin 60 is equal to mg। net force in this direction is equal to net force in this direction, net force in this direction is equal to net force in this direction। क्लियर है ये चीज, क्योंकि सबका सम क्या होना है 0 होना है, ठीक है। अब इसका हम लोग नेक्स्ट जो और एक तरीका है, बेटर वे ऑफ डूइंग दिस, वो हम लोग देखते हैं। सो इसी प्रॉब्लम को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। अब वो तरीका हमेशा यूज हो पाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते, बट जब भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा लग रहा है अगर आपको कि आप उसको यूज करके इजी बना सकते हो, तो फिर उस तरीके को यूज करना है, वरना ये तो हमेशा वैलिड है। सिग्मा fx is equal to 0, सिग्मा fy is equal to 0 when object is in equilibrium। तो सारे को ब्रेक करो इन दी xy डायरेक्शंस, और उसके बाद फिर आप इक्वेट करो, और वो 0 होना चाहिए सबका सम। और किसी, अगर आप सिर्फ x की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव x में जितना फोर्स है उतना ही नेगेटिव x में होना चाहिए, पॉजिटिव y में जितना फोर्स है उतना ही नेगेटिव y में होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ये यूज करने वाले हैं, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि इफ देयर आर वेक्टर्स जो कि एक साइक्लिक जो कंप्लीट लूप फॉर्म करते हैं, ठीक है, कंप्लीट लूप फॉर्म अगर करते हैं तो उनका सम क्या हो जाता है 0। जैसे कि एक वेक्टर ऐसा था, फिर उसमें दूसरा ऐड किया, तीसरा ऐड किया, चौथा ऐड किया, ऐसे हम ऐड करते गए और फिर वापस यहीं पे आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर सम विल बी 0। क्लियर है ना सबको, ये इन दोनों का सम क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर, इनका सम क्या आएगा, ये आ जाएगा। इसमें फिर मैंने इसको ऐड किया, क्योंकि इन दोनों में फिर तीसरा ये ऐड करना है, तो सम ये आएगा। फिर ये ऐड हो गया, दिस प्लस दिस हो गया, प्लस दिस भी हो गया, उसका रिजल्टेंट ये आया। प्लस दिस करना है, उसका रिजल्टेंट ये आएगा, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर। नाउ इसमें आपको थर्ड वेक्टर ऐड करना है, तो या तो आप इसमें ऐड करो या दिस प्लस दिस करो, एक ही बात है, तो रिजल्टेंट ये आएगा। फिर आपने इसको और इसको ऐड किया तो आपके उस रिजल्टेंट ये आया। फिर आपने इसको और इसको ऐड किया तो रिजल्टेंट ये आया। फिर दिस प्लस दिस, रिजल्टेंट ये आया। तो क्या बन के रहे, अब आप इसमें अगर इसको ऐड करोगे, ऐसा एक वेक्टर है उसमें आपने ऐसा वेक्टर ऐड किया, तो क्या आएगा 0। अगर ये a है तो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी माइनस a, तो a प्लस माइनस से क्या आ जाएगा 0।
तो whenever there are vectors which are forming a closed loop कह लो, या फिर closed ऐसा कुछ अपने पास स्ट्रक्चर आ रहा है, स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो रिजल्टेंट है दैट इज गोइंग टू बी 0, रिजल्टेंट विल बी 0। तो उसी चीज को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है कि भाई हमें पहले से पता है कि देयर आर 3 वेक्टर्स, 3 फोर्स है, यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, mg, टेंशन 1, टेंशन 2, देयर आर 3 फोर्सेस एंड देयर सम इज गोइंग टू बी 0। उनका सम क्या होने वाला है, 0, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और फोर्स का सम 0 होने वाला है। इसका मतलब कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं जिनका सम जो है 0 होने वाला है, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ना, क्या फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल। इफ यू हैव 4 वेक्टर्स जिनका सम क्या होने वाला है 0, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, स्क्वायर। इफ देयर आर 5 वेक्टर्स जिनका सम क्या है, जिनका रिजल्टेंट 5f1 + f2 + f3 + f4 + f5 इज इक्वल टू 0 अगर होने वाला है, तो पांचों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, एक पेंटागन फॉर्म करेंगे। तो वैसे ही यू हैव 3 वेक्टर्स जिनका सम 0 होने वाला है, ये हमें पता है, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, तो सिग्मा f तो क्या आ जाएगा, सिग्मा f विल बी 0। तो दिस 3 वेक्टर्स आर गोइंग टू फॉर्म ऐसा कुछ ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर प्लस थर्ड वेक्टर, ठीक है। क्यों हो रहा है, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर जब मैंने ऐड किया तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिला, ठीक है, और उसके बाद मैंने उसमें थर्ड वेक्टर ऐड किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म करने वाला है, ठीक है। तो अभी जैसे ये था पहला वेक्टर, ये था दूसरा वेक्टर, और मुझे पता है कि इफ सम इज 0 देन दे आर गोइंग टू फॉर्म अ ट्रायंगल। तो तीसरा वेक्टर ऐसा होगा, देख लेते हैं ये ट्रू है या नहीं। अगर मैंने इसको और इसको ऐड किया तो इसका रिजल्टेंट आएगा ऐसे, ऐसे ही तो आता है ना, और उसमें मैंने इसको ऐड कर दिया, तो भाई 0 तो होना ही पड़ेगा ना, अब तो 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर दिस इज a देन दिस इज -a, तो मैं a प्लस -a ऐड कर रही हूं, तो फिर वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिलके 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 3 वेक्टर्स हैं दीज आर गोइंग टू फॉर्म अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल अगर फॉर्म करने वाले हैं तो फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका पहला वेक्टर, ये है दूसरा वेक्टर, ये है तीसरा वेक्टर, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप FBD बनाओ या वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, तो ये है mg, ये है टेंशन 1 और ये है टेंशन 2, क्लियर है ये चीज। अब इससे मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश करती हूँ, तो क्या करना चाहिए, सोचो क्या करें यहाँ पे कि ये ट्रायंगल बन जाए। तो हमने देखा कि भाई ये है, अब यहाँ पे मैं एग्जैक्ट, हमें t1 t2 की वैल्यूज क्या है, हम लोग एग्जैक्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते ना, लेकिन डायरेक्शन हमें पता है कि भाई दिस इज मेकिंग 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, दिस इज मेकिंग 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, एंड ये तो वर्टिकल है। तो ये रहा mg, ये रहा mg, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बनाना है, ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बनाता हुआ, क्या हम वेक्टर बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बनाता हुआ, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, इसमें आपको सेकेंड वेक्टर ऐड करना है। तो मैंने बनाया ये 60 डिग्री बनाता हुआ दूसरा वेक्टर, क्लियर है। अब मुझे इसमें थर्ड वेक्टर को ऐड करना है। ये क्या बन गया आपका, ऐसे ही बनते हैं ना, ये वेक्टर 1, ये वेक्टर 2, ये वेक्टर 3, अगर तीनों का सम 0 है तो इस तरीके से फॉर्म करेंगे वो। अब वो ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं इक्विलैटरली बने या राइट एंगल ट्रायंगल ही बने, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रायंगल तो बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि थर्ड वाले वेक्टर को हम सेकेंड वाले वेक्टर में इस तरीके से ऐड करें कि वो इस पे पहुंच जाए, इसको टच करे, ठीक है। तो अब थर्ड वाला जो वेक्टर है वो क्या करने वाला है, इट इज गोइंग टू मेक 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ऐसे -x से 30 डिग्री, इसका मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया आपका 30 डिग्री विथ -x, इसका मतलब mg ऐसा स्टार्ट होगा। तो दिस इज योर mg, दिस इज t1 एंड दिस इज t2, ये बन गया आपका ट्रायंगल, जिसके जो साइड्स हैं वो वेक्टर्स हैं, उनका सम क्या होने वाला है 0। ये हो गया आपका mg प्लस t1 प्लस t2। अब इनका क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज गोइंग टू बी 0, ट्रायंगल बनाएंगे। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कैसा बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कैसे, ये रहा आपका 30, कोई डाउट इसमें, नो।
ये रहा 60, तो ये भी क्या हो गया 60 हो गया ना। तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आप साइन कॉस टेन इससे यू कैन डायरेक्टली रिलेट दी साइड्स। तो आप T1 और T2 को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। क्लियर है। ये है आपका ये 90 डिग्री, ये कितना है क्या आप बता सकते हैं। दिस इज 60, दिस इज 90, दिस विल बी 30, दिस विल बी 60। कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे क्या है T1 और T2 को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो tan 30 इज इक्वल टू T2 बाई T1, या फिर tan 60 इज इक्वल टू T1 बाई T2, या फिर अगर आपको यहाँ पे T2 की, ये तो T1 T2 में रिलेशन आ गया, अब आपको T2 की वैल्यू निकालनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो भाई दिस इज mg, और यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो sin 30 इज इक्वल टू, ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, तो sin 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो sin 30 क्या हो जाएगा T2 अपॉन mg, या फिर अगर जैसे यहाँ पे आप राइट एंगल ट्रायंगल को फील नहीं कर पा रहे होंगे, अब इसको हम ऐसे घुमा लेते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, ये रही आपकी T1 वाली लाइन, ये रही आपकी T2 वाली लाइन, और ये रही आपकी mg वाली लाइन। कोई दिक्कत है। T1 T2 एंड mg, ऐसे ही T1 T2 एंड mg। ये फर्स्ट क्वेश्चन में बस इतना डिटेल में बता रहा है, इसके बाद सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने की कोशिश करना है। तो ये रहा आपका T1, ये था T2 और ये है mg, और ये एंगल क्या है दिस इज 30 डिग्री। अब क्या डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि mg sin 30 इज इक्वल टू T2, mg cos 30 इज इक्वल टू T1, बात खत्म। हमें जो दो इक्वेशन बनाने पड़े उन दोनों को सॉल्व करना पड़ा, उसकी जरूरत ही नहीं। सीधा क्या करो, अगर आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे दोनों मिलकर के मतलब तीनों वेक्टर्स मिलकर के 90 डिग्री बनाने वाले हैं, अगर तीनों वेक्टर्स मिलकर 90 डिग्री वाला एंगल आई मीन राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना रहे हैं, देन यू कैन डायरेक्टली राइट कि हाइपोटेनियस sin थीटा इज इक्वल टू दिस एंड हाइपोटेनियस cos थीटा इज इक्वल टू बेस। हाइपोटेनियस sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस cos थीटा इज इक्वल टू बेस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा T2 इज इक्वल टू नथिंग बट mg sin 30 एंड T1 इज इक्वल टू mg cos 30। इसमें कोई डाउट है, इसको हम लिख सकते हैं ना mg sin 30 mg cos 30। बेसिकली इस वेक्टर का यहाँ पे आप कंपोनेंट ले रहे हो और ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। हम लोग इस साइड की लेंथ निकाल रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। डायरेक्शन तो आपको पता है कि डायरेक्शन क्या लग रहा है, डायरेक्शन तो ये है, इसका 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, इसका 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ T2 विल बी mg sin 30 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ T1 विल बी mg cos 30। अब यहाँ पे मैंने इसको T1 को ऐसा बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि T1 इधर लग रहा है भाई, T1 का डायरेक्शन तो वैसा था, मैंने तो इसको सिर्फ आपको डिफिकल्टी ना हो, पहला प्रॉब्लम आपको अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। लेकिन T1 का डायरेक्शन तो ऐसा है, T2 का डायरेक्शन ऐसा है, T1 का डायरेक्शन ऐसा, T2 का डायरेक्शन ऐसा है, mg का डायरेक्शन ऐसा है। mg ऐसे तो नहीं लग रहा है ना, ये सिर्फ हमने क्या किया है समझने के लिए। तो अब यहां से समझ में आ गया, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यही चीज आप वहां पे कर पा रहे थे, अगर mg sin 30 इज इक्वल टू T2, तो अब यहाँ पे भी कर सकते हो। दिस इज हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, एंड दिस इज योर थीटा। तो यहाँ पे आप 60 यूज करना है 60 यूज करो, 30 यूज करना है 30 यूज करो। 30 यूज करोगे तो क्या लिखोगे T2 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू mg sin 30, दिस इज इक्वल्स टू mg cos 30। अगर 60 के टर्म में बोलना है तो दिस इज इक्वल्स टू mg cos 60, ये है एंगल। तो यहाँ पे क्या जाएगा mg cos 60 एंड mg sin 60। क्लियर है सबको। तो हमें अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला फंडा करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या लिखो कि भाई यहाँ पे आपको दिख रहा है तीन वेक्टर्स हैं, तीनों का सम 0 होने वाला है, तो तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बनाएंगे। और अगर वो ट्रायंगल राइट एंगल बन गया या इक्विलेटरल बन गया या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, देन आप वहां पे साइड्स को रिलेट कर सकते हो। अगर आइसोसेलेस है, आपको उसमें से एक साइड पता है, और अगर जो उसकी जो फाइंड आउट करनी है वो इक्वल वाली साइड है, तो डायरेक्टली आप लिख लोगे। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देन तीनों में से अगर आपको एक भी साइड पता है तो आप बाकी की दोनों फाइंड आउट कर लोगे, और फिर क्या हो जाएगा इजीएस्ट हो जाएगा, आपको दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला फंडा नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसको लिख लेंगे, इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। इसी तरह की प्रॉब्लम ये है, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस क्या लगाया हमने mg sin 30 mg cos 30 और हमें T1 T2 मिल गया। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ सॉल्व करके देख लो कितना आएगा। mg है 100, sin 30 कितना है हाफ 100 √3/2,
तो T1 आ गया हमारे पास 50√3 एंड T2 आ गया 50। यही आया था पिछले केस में भी, 50√3 आया था T1 एंड T2 आया था 50। क्लियर है? तो इसको लिख लेंगे। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है हमारे पास, थीटा इज 37 एंड 53 डिग्री एंड दिस इज अगेन 100 न्यूटन। अगर इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली दिस इज T1, ये है T2, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करके आप बिल्कुल कर सकते हो। T1 का कंपोनेंट जो भी आएगा दैट विल बी इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ T2। दिस एंगल विल बी 53, 53, 53, 37, 37। तो T2 cos 37 is equal to T1 cos 53 and the sine components of both T1 and T2 will get added और किसकी इक्वल होगा, that will be equal to 100 न्यूटन। सो अगर आप सॉल्व करो उस तरीके से तो क्या होगा, T1 cos 53 is equal to T2 cos 37। क्या आएगा कंपोनेंट, T2 cos 37, T1 cos 53 and sine components will get added। तो T1 sin 53 plus T2 sin 37 is equal to mg which is 100 Newton। Two equations, two variables। Definitely you can solve and get the value of T1 and T2। But अब हम यूज करते हैं दूसरा तरीका। तो ये यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वेक्टर इज mg, दूसरा वेक्टर जो है इट इज मेकिंग 53 विथ हॉरिजॉन्टल। तो हमने बनाया 53 विथ हॉरिजॉन्टल एंड थर्ड वेक्टर इज मेकिंग 37 with horizontal in this direction with negative x। तो ये हमने बनाया 37 with 37 डिग्री और इसको कंप्लीट करना है तो mg को हमने बड़ा कर दिया। सो नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये हो गया, दिस इज 53, तो ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 53। तो सिंपली आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज हाइपोटेनियस एंड दीज आर दी परपेंडिकुलर साइड्स। तो आप यहां से लिख सकते हो, ये है आपका T2 एंड ये है T1। आप लिख सकते हो mg cos 53 is equal to T2, mg cos 53 is equal to T2। डायरेक्टली यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें आपको एंगल्स पता है, एक साइड पता है, देन यू कैन फाइंड ऑल द साइड्स। तो mg cos 53 is equal to T2 बोलो या फिर mg sin 37 is equal to T2। दिस साइड इनटू sin ऑफ दिस थीटा is equal to दिस साइड होता है ना ये। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो mg cos 53 is equal to T2, mg sin 53 is equal to T1 या फिर mg sin 37 is equal to T2, mg cos 37 is equal to T1। तो हमारे पास क्या आ गया, mg यहाँ पे cos 37 is equal to T1, mg cos 37 is equal to T1 and mg sin 37 is equal to T2, mg sin 37 is equal to T2। तो यहाँ पे आ जाएगा mg cos 37, cos 37 is 4/5, तो mg इंटू 4/5 कितना आ जाएगा, इट विल बी 80 न्यूटन, 80 न्यूटन एंड दिस विल बी 60 न्यूटन। आई होप क्लियर है आपको। तो यहाँ पे आप फिर से जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला था उससे आप डायरेक्टली, आपको दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली राइट दी ड्रॉ दी वेक्टर्स प्रॉपर्ली। आपके पास क्या आएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल आएगा और राइट एंगल ट्रायंगल से अगर आपको एक साइड पता है और एंगल्स पता है देन यू कैन फाइंड ऑल दी साइड्स। तो हमारे पास डायरेक्टली आ गया mg cos 37 is equal to T1, mg sin 37 is equal to T2। क्लियर है? क्यों किया है हमने, क्योंकि हमें पता है ऑल थ्री वेक्टर्स आर गोइंग टू मेक अ ट्रायंगल, क्योंकि उनका सबका सम क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। पहला केस ले लो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री अगर है तो आप वेक्टर्स ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, mg, ये है T1 which is making 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, दिस इज T2 which is making 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। T1 45 डिग्री पे, T2 45 डिग्री पे। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे अगर आप ये इक्वेशंस लगाओ, व्हाट यू राइट, T1 cos 45 डिग्री, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आएगा, इस साइड T1 cos 45 एंड दिस साइड T2 cos 45 इज इक्वल टू T2 cos 45। यहाँ से आपके पास क्या आया, T1 इज इक्वल टू T2। और भाई होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल क्या है, these two angles are same। तो कुछ ये सिमेट्रिक दिख रहा है ना, दोनों एंगल कैसे हैं, सेम है, तो ये तो सिमेट्रिक बन गया ना। अगर सिमेट्रिक बन गया तो भाई सीधी सी बात है, सिमेट्रिक है तो फिर दोनों सेम ही आएंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या आ रहा है, T1 is equal to T2। और y में अगर लिखोगे तो T2 sin 45, T1 sin 45 will get added and that will be equal to mg।
T1 sin 45, इसको लिख लो इक्वल्स टू T, प्लस T2 sin 45 इज इक्वल टू mg। T1 T2 को T लिखो तो आप लिख सकते हो 2T sin 45 इज इक्वल टू mg। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, T इज इक्वल टू 50√2। सॉल्व करके देख लो, 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 साइन आ जाएगा 1/√2, उसको उधर लेके गए 50√2 न्यूटन। तो यहाँ पे T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 50√2 न्यूटन। क्लियर। इसी को अगर आप ट्राइंगल की हेल्प से सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे? आपके पास क्या है, mg, पहला वेक्टर बना रहा है 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल और दूसरा वेक्टर बना रहा है 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल बट विथ नेगेटिव हॉरिजॉन्टल, है ना। दूसरा वेक्टर बना रहा है 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, दूसरा वेक्टर बना रहा है 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। दिस इज 45, ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 45। तो यहाँ पे आप दो चीज यूज कर सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला कंसेप्ट भी, क्योंकि दीस टू साइड्स आर गोइंग टू बी इक्वल। क्यों? क्योंकि ये 45 था, ये 45 था, तो ये हो गया 90, और ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। ये है 45, दिस इज 45, तो ये भी क्या जाएगा 45। सो दीस टू एंगल्स आर इक्वल, सो दीस टू साइड्स आर गोइंग टू बी इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। या फिर 90 डिग्री, आपके पास एक है 90 डिग्री वाला, तो आप क्या लिख सकते हो, mg cos 45 इज इक्वल टू T1, mg sin 45 या cos 45 कुछ भी कहो, एक ही बात है, इज इक्वल टू T2। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला कंसेप्ट कैसे यूज कर सकते हो कि भाई ये रहा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें अगर मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, थोड़ा सा बेकार बन गया है, ये रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो सीधी सी बात है, इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आपके पास एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये साइड पता है ना, यहाँ पे क्या है, यही है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये है mg, तो ये हो जाएगा mg/2 और ये हो जाएगा mg/2, ये है t और ये है t। तो अब क्या लिख सकते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, t cos 45 डिग्री इज इक्वल टू mg/2। वैसे ही यहाँ से क्या लिख सकते हो, t cos 45 डिग्री इज इक्वल टू mg/2 लिख सकते हैं। या अगर पहले ऐसा ना लिखो तो क्या लिख सकते हो, t cos 45 प्लस t cos 45 दोनों को ऐड करो इज इक्वल टू दिस साइड। हाउ विल यू फाइंड आउट लेंथ ऑफ दिस साइड, इतने पार्ट की लेंथ कैसे निकालोगे? तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यू नो दी थीटा, तो ये आप क्या लिख सकते हो, t cos थीटा। इसको क्या, इतने पार्ट को क्या लिख सकते हो, t cos थीटा। सो t cos थीटा और ये भी t cos थीटा, दोनों ऐड करके क्या बननी चाहिए, दिस साइड इज व्हाट, दिस इज mg। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2t cos 45 इज इक्वल टू mg। जैसे यहाँ पे आया था हमारे पास cos 45 बोलो या sin 45 बोलो, तो 2t sin 45 इज इक्वल टू mg। वही चीज हमें यहाँ से मिल रही है। अभी 30 वाले में या 60 वाले में सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे 45 हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा उतना हमें क्लियरली समझ में नहीं आ पा रहा है। तो दूसरा केस लेकर के सॉल्व करेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री अगर हमने लिया तो कैसा बनेगा, हमारे पास वेक्टर्स विल बी, ये रहा आपका mg, अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे 45 की जगह क्या बनेगा, 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पे भी अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। क्लियर? तो क्योंकि भाई दोनों एंगल अगेन सेम है तो कैसा बनेगा, सिमेट्रिक। इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी t, दिस इज गोइंग टू बी t, बोथ द टेंशन आर गोइंग टू बी सेम। अब ट्रायंगल बना लो, mg पहला वेक्टर बना रहा है 30 डिग्री, विथ हॉरिजॉन्टल, और दूसरा भी बना रहा है 30 डिग्री विथ नेगेटिव हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नाउ दिस इज 30, इट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। तो ये क्या बन गया, ये हो गया 60। क्लियर? ये हो गया 60। इफ दिस इज 30, दिस इज 90, तो ये हो गया 60, तो ये भी क्या आ जाएगा 60। 60 60 60, ऑल एंगल्स आर सेम, इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है देन साइड्स आर गोइंग टू बी इक्वल। तो ये अगर mg है तो ये साइड भी mg होगी और ये साइड भी mg होगी। इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से t इज इक्वल टू डायरेक्टली आया mg इज इक्वल टू 100 न्यूटन।
अब इसको अगर fx इज इक्वल टू 0 fy इज इक्वल टू 0 से करो तो क्या आएगा, fx क्या बनेगा भाई t cos 30 नो डाउट, t cos 30 कैंसिल हो गए, t sin 30 2t sin 30 t sin 30 एंड t sin 30, सो हो गया 2t sin 30 इज इक्वल टू mg। कितना आया, ये आ गया हमारे पास sin 30 क्या होता है हाफ, तो क्या आ गया t इज इक्वल टू mg। समझ में आई बात। अब तीसरा तरीका, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, बोथ वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड दे हैव एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री बिटवीन देम। आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स में टू वेक्टर्स, और मैंने भी बताया था पिछले लेक्चर्स में भी, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड हैविंग एंगल 120 डिग्री बिटवीन देम, उनका रिजल्टेंट कैसा आता है, देयर रिजल्टेंट विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स। ठीक है, टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैविंग एंगल 120 डिग्री बिटवीन देम, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी सेम एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स एंड एंगल क्या होगा, एंगल एकदम सीधे ऐसे बाइसेक्ट करके जाएगा। याद है, ऐसे दो वेक्टर्स अगर हमारे पास है जिनके बीच में एंगल है 120 डिग्री, तो तीसरा वेक्टर ऐसा आएगा जो कि इसके इक्वल ही होगा, ये t इनका रिजल्टेंट आया, ये भी t होगा, और कहां से जाएगा, एकदम सीधे बीच से जाएगा। अगर ये दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों t है, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ये टोटल 180 डिग्री, तो ये बन गया 120 डिग्री। तो टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैविंग एंगल 120 डिग्री बिटवीन देम, तो इनका रिजल्टेंट कैसा आएगा, एकदम इनके बीच से एंगल बाइसेक्ट करते हुए। तो सीधी सी बात है, सिमेट्रिक है तो ये सीधा +5 में सीधा वर्टिकली बनेगा रिजल्टेंट, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, t। तो अब इन दोनों को भूल जाओ क्योंकि इनका रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, विच इज t इन +y डायरेक्शन। तो अब क्या करो, सिर्फ फोर्स किस में बचे, y में, तो t इज इक्वल टू mg। यहां से भी हमारे पास क्या आ गया, t इज इक्वल टू mg। क्यों आया वो, बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर सेम ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड दे हैव एंगल बिटवीन देम 120 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट सीधा ऐसे आएगा, विच विल बी इक्वल टू सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज इंडिविजुअल वेक्टर्स, एंड उसको जब आप इक्वेट करोगे इससे, तो t इज इक्वल टू आ गया आपके पास mg। तो हमने ये 120 डिग्री वाला यूज कर लिया, यहाँ पे हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला कांसेप्ट यूज कर लिया, और जो बेसिक आपका सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, उससे तो हमने कर ही लिया है। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करो व्हेन एंगल्स आर 60 डिग्री। सो नेक्स्ट देखते हैं व्हेन एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो अगर आपके पास 60 डिग्री है तो फिर कैसे बनेंगे वेक्टर्स हमारे पास, दिस इज mg, एक वेक्टर आएगा 60 डिग्री पे और दूसरा वेक्टर आएगा इधर 60 डिग्री पे, अगेन बोथ विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। अब यहाँ पे अगर इसका हम वेक्टर बनाएं, आप fx इज इक्वल टू 0, fy इज इक्वल टू 0 से बिल्कुल कर सकते हो, उसको करेंगे सॉल्व। उसके अलावा ट्रायंगल अगर हम बनाएंगे, दिस इज mg, पहला बना 60 डिग्री पे, दूसरा बना 60 डिग्री पे, ठीक है। तो ये है 60, ये बन गया 30 डिग्री, ये 60 तो ये बन गया 60 डिग्री, और ये बन गया 30 डिग्री। कैसा बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके से है ना, दिस इज 60, दिस इज 60 एंड दिस इज mg। अब यहाँ आइसोसेलेस वाला कंसेप्ट लगा लो, क्या लगाएंगे, ये रहा आपका t, ये है t और ये है टोटल mg, तो ये बन जाएगा mg/2 एंड ये बन जाएगा mg/2। सॉरी, ये 30 डिग्री है, मैंने 60 लिख दिया है, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे अब क्या जाएगा, t cos 30 इज इक्वल टू mg/2, t cos 30 इज इक्वल टू mg/2, या फिर आप क्या लिख सकते हो, 2t cos 30 इज इक्वल टू mg। दिस पार्ट इज t cos 30, दिस पार्ट इज t cos 30, तो 2t cos 30 इज इक्वल टू mg, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू cos 30 इज √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 100/√3 न्यूटन। क्लियर है सबको ये, t इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 100/√3 न्यूटन। अगर आप सॉल्व करोगे fx इज इक्वल टू 0, fy इज इक्वल टू 0,
x वाले कंपोनेंट्स तो ऐसे 0 हो जाने वाले हैं, t cos 60 कैंसिल हो गए, t sin 60 मतलब 2t sin 60 इज इक्वल टू mg। यही किया हमने, t sin 60 इज इक्वल टू mg, तो 2t sin 60 इज इक्वल टू mg, और यहां से क्या आया था 2t cos 30 इज इक्वल टू mg। cos 30 एंड sin 60 आर सेम, क्लियर। यहाँ पे रख दो 2t sin 60 इज √3/2 इज इक्वल टू mg, t इज इक्वल टू क्या आ गया 100/√3 न्यूटन। क्लियर है ये चीज? तो हमने तीनों एंगल्स के लिए सॉल्व कर लिया। अब ये सॉल्व करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास डायग्राम, इसके ऊपर 3 फोर्सेस हैं, mg विच इज 100, दूसरा है इस तरीके से, यहाँ पे एक टेंशन होगा T1 और यहाँ पे एक टेंशन होगा T2। अगेन यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, और ये एंगल क्या बन जाएगा, इफ दिस इज 37 दिस विल बी 37। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 37, और तीसरा है T2 इधर। तो यहां से क्या लिख सकते हो, component of T1 in this direction will cancel T2 and component of T1 in this direction will cancel mg, तभी वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो सिग्मा fx अगर लिखोगे या फिर x में अगर आप फोर्सेस इक्वेट करोगे, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पॉजिटिव x में क्या है T1 cos 37 एंड नेगेटिव x में क्या है T2, तो इसलिए माइनस करके लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया T1 cos 37 इज 4/5 इज इक्वल टू T2। दूसरा क्या आएगा, T1 sin 37 सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, T1 sin 37 इज इक्वल टू mg, sin 37 इज 3/5, T1 इज इक्वल टू क्या आ गया 500/3, है ना, 100 और यहां से 3/5 उधर गया तो 500/3, 500/3 आ गया। अब आपको T2 निकालना है, T2 इज इक्वल टू क्या है T1 इंटू 4/5, 500/3 इंटू 4/5, तो यह आ जाएगा आपके पास 400/3। क्लियर है चीज? तो T1 इज इक्वल टू आ गया 500/3 एंड T2 इज इक्वल टू आ गया 400/3। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, इसमें क्या है, यहाँ पे थीटा है, ये आपका इस पे कुछ टेंशन आएगा, तो इसका हमें देखना है एफबीडी कैसे बनाएं। अब ये रहा आपका mg, इस पे लगेगा नीचे mg, इधर टेंशन, और कोई फोर्स लगेगा क्या बताओ, और एक फोर्स है यहाँ पे, हाँ कैसा लगेगा, यहाँ से एक लगेगा नॉर्मल। क्लियर है सबको, ये टेंशन भी है और नॉर्मल भी है, और mg तो हमेशा ही रहता है। तो इसका हम लोग टेंशन और नॉर्मल हमें दोनों की वैल्यूज निकालनी है, तो बताओ कैसे निकालेंगे, सॉल्व करो इसको भी। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको आप ट्रायंगल से कैसे करोगे। आपके पास यहाँ पे है 100 न्यूटन एक फोर्स, दूसरा फोर्स दिस इज मेकिंग 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एंड थर्ड इज T2 विच इज हॉरिजॉन्टल। ये आपका आ गया T1 एंड दिस इज T2। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी जो पिछले केसेस हमने किए थे उसमें हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू मालूम होती थी, mg हमारा हमेशा हाइपोटेनियस बन रहा था। इस केस में क्या बन गया है, इट इज वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन राइट T1, यहाँ पे T1 और दिस इज 37, तो पहले तो ये थीटा आ गया आपके पास 53, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप फिर से साइन और टैन लगा के कर सकते हो, कॉस और टैन लगा के कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T1 cos 53 इज इक्वल टू 100 एंड आपके पास आएगा T2 tan mg tan 37 इज इक्वल टू mg tan 37 इज इक्वल टू T2, है ना। T2/100 इज इक्वल टू, अरे ये 53, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, tan 53 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई mg, tan 53 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई mg, सो mg tan 53 इज इक्वल टू T2। वैसे T1 cos 53 इज इक्वल टू 100, तो हमारे पास आ जाएगा T1 इज इक्वल टू क्या आया यहाँ से, T1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई cos 53, cos 53 इज 3/5, तो ये आ गया 500/3 एंड T2 आ गया आपके पास mg इंटू tan 53 इज 4/3, तो ये आ जाएगा 400/3।
और यही आ रहा था हमारे पास पहले भी आंसर। इसके बाद इस पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फोर्सेस। अगर आप इसका डायग्राम बनाओ तो ये नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है t। अब t का यहाँ पे क्या होगा, एंगल, दिस इज थीटा, तो ये भी क्या होगा, दिस लाइन, दिस t वेक्टर इज पैरेलल टू दिस लाइन, और ये आपका रहा हॉरिजॉन्टल, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा, है ना, सिमिलर है यहाँ पे, तो ये आपका आ गया थीटा पे। और ये एंगल क्या बनेगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, है ना। ये आपका z देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और अगर ये थीटा तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये थीटा तो ये कैसे बनेगा, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अब ये जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा, ये क्या है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो t इज मेकिंग थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एंड n इज मेकिंग 90 माइनस थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, और वो भी नेगेटिव हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये आ गया 90 माइनस थीटा, ये आपका n है। इसी को अगर आप ट्रायंगल से बनाओ तो कैसा बनेगा, ये mg पहला बना रहा है थीटा और दूसरा बना रहा है 90 माइनस थीटा। अगेन आपके पास 90 डिग्री वाला एंगल मिल गया, दिस इज थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, तो ये टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो आपके पास क्या आएगा, ये नॉर्मल है, ये टेंशन है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो mg cos थीटा इज इक्वल टू n एंड mg sin थीटा इज इक्वल टू t, यही आएगा, ये रहा थीटा, तो mg cos थीटा इज इक्वल टू n एंड mg sin थीटा इज इक्वल टू t। क्लियर है सबको, ये आपका बन गया 90 डिग्री, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कुछ ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, ये रहा आपका थीटा, और थीटा के एडजेसेंट साइड है n, ये रहा mg और ये रहा t, तो mg sin थीटा, mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल एंड mg sin थीटा इज इक्वल टू टेंशन। अब इसी का दूसरा तरीका नहीं कहो, लेकिन एक चीज है जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, जैसे यहाँ पे आपका आया mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल एंड mg sin थीटा इज इक्वल टू टेंशन, तो जैसे जब भी आप इंक्लाइंड प्लेन वाली चीजें पढ़ेंगे, अभी हम इंक्लाइंड प्लेन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि व्हेन यू हैव एन इंक्लाइंड प्लेन, ये रहा आपका इंक्लाइंड प्लेन जो कि एंगल बना रहा है थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखो, ये रहा आपका m, तो इस पे लग रहा है नीचे mg, क्या लग रहा है नीचे mg। नाउ आई वांट टू टेक द कंपोनेंट्स पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। यहाँ पे जो मोशन है, ये ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो ऐसे ऐसे ही हो सकता है, ये ऐसे नीचे नहीं जा सकता, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आ सकता, वो रेस्ट्रिक्टेड है ना ऐसे मूव करने के लिए, इन दिस डायरेक्शन, दैट ब्लॉक इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन दिस डायरेक्शन। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि उस पे एक्सेलरेशन कितना लगेगा, अगर उसका मोशन इन दिस डायरेक्शन है तो आई वांट टू नो द एक्सेलरेशन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, या फोर्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। mg तो नीचे लग रहा है, बट जो यहाँ पे अगर आपने किसी इंक्लाइन प्लेन पे किसी चीज को अगर रखा तो स्लाइड होके नीचे आती है, अगर आपने किसी हवा में किसी चीज को छोड़ा है तो वो क्या होगी, डायरेक्ट नीचे आएगी इन दी इफेक्ट ऑफ mg। लेकिन अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे कुछ रखा है तो mg का कुछ ही कंपोनेंट उसको फोर्स दे पाएगा, और वो क्या होगा, अलोंग दिस। तो हमें वही निकालना है कि भाई g का या mg का क्या कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में होता है, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या है, ये लग रहा है mg, और आपके पास ये एक डायरेक्शन है जो कि आपका कितना है, एंगल थीटा, ठीक है। इस डायरेक्शन में कितना उसका कंपोनेंट क्या आएगा, और इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, तो इस ये था आपके पास mg वेक्टर, जिसका मैंने इन दी डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन एंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा वो तो कुछ नहीं करा पाएगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इधर तो वो चल ही नहीं रहा है ना, इसका मतलब mg का जो भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है कोई मतलब का नहीं है। जैसे हम mg अगर हम किसी ब्लॉक को टेबल पे रख दें तो mg लग भी रहा है तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ने उसको कैंसिल कर दिया।
तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वाला आएगा वो किससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से नॉर्मल लगेगा उससे, क्योंकि उस mg कंपोनेंट ऑफ mg विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन वो क्या करेगा, उसको ऐसे मान लो ये इंक्लाइंड है, इस पे मैंने इसको रखा तो क्या होगा, ये इस सरफेस को पुश करेगा तो इस पे नॉर्मल लगेगा। तो यहाँ पे जिस कंपोनेंट के mg का जो भी कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से वो इसको पुश कर रहा है उतना यहाँ से नॉर्मल लग जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज mg, तो mg का कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो अपने को थीटा निकालना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि दिस इज थीटा, ये अगर थीटा है तो क्या आप फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, इसमें से कोई भी एक बता सकते हो क्या? तो चलो देखते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे क्या है, दिस इज थीटा और ये आपका एक क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। या फिर और कैसे कर सकते हो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो। तो अब क्या बनेगा, दिस इज अ जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे अब ये दोनों क्या है, ये एंगल दोनों सेम होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, आई मीन ये थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर है ये चीज, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। इसका मतलब दिस इज 90 माइनस थीटा, है ना। तो यहां से ये आएगा नॉर्मल, तो ये आ गया आपका 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लोग अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, ये रहा mg, इसका कंपोनेंट मुझे दो डायरेक्शन में निकालने हैं, एक पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन एंड एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। ये आ गया आपका पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन एंड ये आ गया परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। अब आपको ये पता है कि दिस इज पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन और इंक्लाइन प्लेन क्या कर रहा है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये थीटा, ये mg, तो ये आ गया 90 माइनस थीटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये क्या है, अगेन परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका थीटा। क्लियर है चीज। तो पैरेलल वाले साइड में अब कंपोनेंट निकालना है, तो क्या आएगा, यहां से लिखो mg cos ऑफ दिस थीटा। तो mg cos 90 माइनस थीटा, दैट इज mg cos 90 माइनस थीटा, तो ये क्या जाएगा mg sin थीटा। तो दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा। क्लियर है ये चीज। तो अगर आपके पास कोई ब्लॉक है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है तो क्या होगा, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन कितना फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा। ये हमने इस mg को हमने ब्रेक किया है, इस mg को हमने ब्रेक किया है। पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन आ गया mg sin थीटा एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन आ गया mg cos थीटा। नाउ mg sin थीटा कैन हेल्प दैट ब्लॉक टू मूव, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में अगर आप खींचोगे तो वो चल सकता है। लेकिन mg cos थीटा क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो क्या होगा, दिस विल क्रिएट नॉर्मल फोर्स, क्योंकि इसकी वजह से क्या आएगा, पुशिंग फोर्स टुवर्ड्स द इंक्लाइंड सरफेस, और उसकी वजह से यहाँ से नॉर्मल मिलेगा उसको। तो यहाँ से नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब इस डायरेक्शन में तो चल नहीं रहा है, इस डायरेक्शन में कैन दैट ब्लॉक मूव इन दिस डायरेक्शन, नहीं भैया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर जितना फोर्स है उतना ही फोर्स इधर होगा, तो क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू mg cos थीटा। यहाँ पे mg cos थीटा से उसने पुश किया तो नॉर्मल लगेगा और दोनों इक्वल होने चाहिए, बिकॉज दैट ब्लॉक कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है। सो whenever any block is kept on an inclined plane parallel to inclined plane, ऐसे इस डायरेक्शन में क्या लगता है, mg sin थीटा। ये चीज आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, अगर आपका यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, mg sin थीटा, इधर लगेगा mg cos थीटा, एंड बिकॉज दैट ब्लॉक कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन तो यहाँ पे एक नॉर्मल क्रिएट होगा एंड दैट नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। सो क्या आया हमारे पास, इन दी डायरेक्शन पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन फोर्स का mg फोर्स का कंपोनेंट क्या आता है, mg sin थीटा, और यहाँ क्या था mg cos थीटा। कैसे निकाला, ये था mg, ये है आपका पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन और ये है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन इज मेकिंग थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो ये थीटा, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो दिस थीटा, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो दिस इज थीटा। तो ये आ जाएगा mg cos थीटा एंड ये mg cos 90 माइनस थीटा विच इज mg sin थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये जो प्रॉब्लम थी, हाँ ये तो हमने पहले ही कर ली थी। अब यहाँ पे क्या है, ये जो प्रॉब्लम है इस पे वापस आते हैं।
तो आपके पास है एक ब्लॉक जो कि एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और हमें निकालना है कि वो उस पे टेंशन और नॉर्मल क्या लग रहा है। दैट ब्लॉक इज नॉट मूविंग। अगर उसको आप खाली ऐसे ही छोड़ देते तो क्या हो जाता, वो mg sin थीटा की वजह से नीचे आ जाता, आता कि नहीं आता। लेकिन अभी क्या है, टेंशन ने उसको होल्ड करके रखा है। टेंशन की वजह से क्या है, वो यहाँ पे है आपका ब्लॉक और ये टेंशन की वजह से यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है। अगर आप इसको इस स्ट्रिंग को हटा दो तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे इधर से नॉर्मल लगेगा और यहाँ पे टेंशन लगेगा और उसी के हमने कंपोनेंट निकाले थे। तो भाई हमें ये पता है, अब इसके ऊपर ये mg लग रहा है, उस mg को भूल जाओ। क्या है, अपने को पता है कि भाई इस डायरेक्शन में लगता है, अगर inclined plane have angle theta with horizontal then this block will have a force in this direction which is equal to mg sin theta। और ये mg sin theta कहाँ से आया, this is a component of mg in the direction parallel to inclined plane। और इस डायरेक्शन में क्या आता है, mg cos theta। Now this block is not moving, this block is not moving। मैंने क्या किया, पहले हम लोग इस तरीके से कंपोनेंट को कैंसिल करते थे, यहाँ पे x x वाले कंपोनेंट कैंसिल करते थे, y y वाले कंपोनेंट कैंसिल करते थे। लेकिन अब क्या है, अब मेरे पास जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है। तो मैंने क्या किया, मैंने mg को ही ब्रेक कर लिया। पिछले केसेस में हमने क्या किया, टेंशंस को हम ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पे मैंने mg को ही ब्रेक कर लिया। आप चाहो तो टेंशन को ब्रेक कर सकते हो। इफ यू नो दिस एंगल, आपको ये एंगल पता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रहा थीटा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज गोइंग टू बी थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। तो आपके पास क्या आया, n cos 90 माइनस थीटा, n cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू t cos थीटा। बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब के बाद जो क्वेश्चंस हैं वी आर गोइंग टू सॉल्व विद दिस वे ओनली, कि पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन क्या आ गया, mg sin थीटा, तो भाई mg sin थीटा इज इक्वल टू t, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन आ गया mg cos थीटा, तो mg cos थीटा इज इक्वल टू n। बस बात खत्म। mg sin थीटा इज इक्वल टू t, all the forces in this direction is equal to all the forces in this direction, all the forces in this direction is equal to all the forces in this direction। तो इधर क्या है, mg sin थीटा that will be equal to t, इधर क्या है, mg cos थीटा that will be equal to n। बस बात खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी आपको इसमें टेंशन निकालना है, इसमें टेंशन निकालना है, इसमें टेंशन निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्व करो इसको। यहाँ पे मैंने मान लिया दिस इज T1, T2 एंड T3। अब पहली चीज तो ये कि दिस ब्लॉक अगेन इट हैज मास 10 kg। अगर 10 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन। और अगर यहाँ 100 न्यूटन है एंड दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो T1 विल बी इक्वल टू 100। इतना समझ में आ रहा है। अभी इस पार्ट को भूल जाओ। इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा है इसका एफबीडी बनाओ। तो अगर हमने इस ब्लॉक का एफबीडी बनाया तो क्या होगा, नीचे लग रहा है 100, ऊपर लग रहा है T1, तो यहाँ पे क्या होगा, T1 इज इक्वल टू 100 बिकॉज दैट ब्लॉक इज नॉट मूविंग, तो ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो T1 इज इक्वल टू आ गया 100। अब अगेन यहाँ पे आप फिर से बना सकते हो ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम। हर एक पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम है। एवरी पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर इस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम लगाएं, इस पॉइंट पे क्या है, तीन फोर्सेस, नीचे लग रहा है 100, इधर लग रहा है T2 एंड इधर लग रहा है T1। इफ दिस इज 37 तो फिर ये कितना होगा, ये 37, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 53। तो ये बना रहा है 53 विद हॉरिजॉन्टल। बस आपके पास 37 वाला हमने प्रॉब्लम किया था वैसे ही है ये। तो ये आ गया 100, ये आ गया आपका T2 और ये आ गया 53 बनाता हुआ T1। 100 T2 को मैंने नीचे ले आया और ये T1 को हमने ऐसे बना दिया। सही बना रहे हैं ना, देखो T1 इज मेकिंग 53 विद नेगेटिव x। तो बस अब हमारे पास 100 पता है, तो यहाँ पे tan sin कुछ भी लगा करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 बाई T2 इज इक्वल टू tan 53 इज इक्वल टू 4/3। तो T2 आ गया 75 न्यूटन
और T1 क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू 100 बाई साइन 53 लिख सकते हैं। T1 साइन 53 इज इक्वल टू 100, तो 100 बाई साइन 53 इज इक्वल टू T1। 100 बाई साइन 53 इज 4/5, तो कितना आ जाएगा ये 125 न्यूटन। क्लियर है सबको? तो T1 इज इक्वल टू आ गया 125 न्यूटन। T1 सॉरी दिस इज T3। T3 is equal to 125 Newton. T3 is equal to 125 Newton. T2 is equal to 75 Newton and T1 is equal to 100 Newton. अब करके देख लो, अगर आप T1 का कंपोनेंट लोगे, T3 का कंपोनेंट लोगे इन दिस डायरेक्शन, दैट शुड बी इक्वल टू T2। तो T3 का कंपोनेंट लो इस डायरेक्शन में, क्या आएगा, T3 cos 53। तो T3 cos 53 is equal to T2। T3 कितना है, T3 is 125, cos 53 is how much, cos 53 is 3/5। हाँ बिल्कुल आ रहा है 75 न्यूटन, एंड T2 is equal to क्या है, 75 न्यूटन ही है। तो हमारे पास आ गया T2 is equal to 75, T1 is equal to 100 and T3 is equal to 125 न्यूटन। इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम, इसमें पहले क्या करो, विदाउट दिस, तो यहाँ पे एक टेंशन आएगा, इसको मान लिया T1, यहाँ पे एक टेंशन आएगा, इसको मान लिया T2। दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो पहले नीचे वाला 10 kg का बनाओ, तो नीचे क्या लग रहा है उस पे 100 और ऊपर क्या लग रहा है T2, तो क्या आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 100 बिकॉज दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो T2 इज इक्वल टू क्या आ गया 100। अब यहाँ पे देखो, इस पे ऐसा लग रहा है और इस पे टेंशन ऐसा लग रहा है, ये तो क्लियर है सबको। नीचे वाले ब्लॉक को हमेशा टेंशन इज अवे फ्रॉम बॉडी एंड अलोंग द स्ट्रिंग, तो इस पे कैसा लगेगा ऊपर, क्योंकि अवे फ्रॉम बॉडी एंड अलोंग द स्ट्रिंग, तो ऐसा लगेगा। दूसरा वाला जब बनाओगे, दूसरे का आप FBD बनाओगे, तो इस पे क्या लग रहा है mg, बिकॉज ऑफ mg 100 न्यूटन नीचे। ऑल्सो देयर इज अ फोर्स T2, इस ब्लॉक पे क्या आएगा, mg भी लगेगा एंड T2 भी लगेगा, बोथ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नीचे अगेन T2 और ऊपर क्या लग रहा है T1, है ना। इस पे क्या हो रहा है, नीचे mg तो लग ही रहा है बट T2 भी लग रहा है, T2 भी उसको अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, तो नीचे लग रहा है। T1 अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे T2 इज इक्वल टू कितना है 100 न्यूटन है, तो T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 विल बी इक्वल टू 100 प्लस T2, इट मींस 200 न्यूटन। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं इक्विलिब्रियम पे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम पे। तो ये प्रॉब्लम्स जो भी आपको समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा पीछे जा करके इसको फिर से देख लें और अच्छे से जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे मैंने बताया था इंक्लाइन प्लेन वाली, इंक्लाइन प्लेन पे अगर आप हो तो उसमें क्या लगेगा, अलोंग दी प्लेन, अलोंग दी या फिर पैरेलल टू दी प्लेन क्या कंपोनेंट आएगा, mg sin थीटा, इफ दैट इंक्लाइन प्लेन इज मेकिंग थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या आएगा, mg cos थीटा। अगर आप फ्री एयर में अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो वो mg के अंडर मूव करेगा, लेकिन अगर किसी ब्लॉक को यहाँ पे रिलीज करोगे तो उसके ऊपर क्या फोर्स किसकी वजह से चलेगा, वो mg sin थीटा की वजह से चलेगा। और अगर नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या था, टेंशन लग रहा था, तो इधर mg sin थीटा इज इक्वल टू टेंशन और इधर mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल। तो आई होप आपको क्लियर है। आगे के लेक्चर में हम लोग और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।